Evaluation is a process through which we identify the actual problem of patient. Assessment evaluation criteria is a basic for all rehabilitation. Patient first assess and then enroll in rehabilitation program. कोई भी ट्रीटमेंट हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसका क्राइटेरिया इवैल्यूएशन या असेसमेंट पे ही जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डिफाइन इवैल्यूएशन रिहैबिलिटेशन एलिमेंट्स ऑफ एग्जामिनेशन डायग्नोसिस फंक्शनल कैपेसिटीज ऑफ इवैल्यूएशन। जो आपका वैल्यू ऑब्जेक्टिव बनेगा तो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवैल्यूएशन, अप्रिशिएट द प्रोसेस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, know how to deal with patients during examination. Clear objectives के अंदर discuss about basics of evaluation and rehabilitation, describe the principles of physical examination, and explain the process of dealing with patients during assessment evaluation. अब हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले जब हम evaluation कर रहे होते हैं किसी भी पेशेंट की इन rehabilitation तो हम उसके रिकॉर्ड्स को रिव्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ all relevant records should generally be sent to the examiner to review in conjunction with an IME independent medical evaluation. क्या होता है कि उसके जो भी प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उसको हमें बहुत अच्छी तरीके से जो रिव्यू करना होता है, क्योंकि हमारा जो इंडिपेंडेंट मेडिकल इवैल्यूएशन बनता है वो उन्हीं बेसिस पे बनता है कि जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं उनके हमारे पास अच्छे से रिव्यू हो, ठीक। इसके अलावा इवैल्यूएशन ऑफ फंक्शन में क्या बात आ जाती है कि मेडिकल डायग्नोसिस फोकसेस ऑन द हिस्टोरिकल क्लूज एंड फिजिकल फाइंडिंग्स दैट लीड द एग्जामिनर टू द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज। जो भी आपके मेडिकल डायग्नोसिस हैं वो ज़ाहिर सी बात है फोकस करते हैं उस चीज़ की तरफ कि आपके पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है या उसको डिजीज़ क्या है, ठीक। जो भी उसकी फिजिकल फाइंडिंग्स होती हैं, हिस्टोरिकल क्लूज होते हैं, इसी वजह से हम उसके प्रीवियस रिकॉर्ड्स को ज़रूर रिव्यू करते हैं। When disease process that leads to impaired functioning cannot be eliminated or its severity cannot be reduced. Physiatrist intervention must address the limitation on activity and the restriction on participation. क्या होता है कि when disease process करती है आगे की तरफ जहाँ पे इम्पेयरमेंट जो है फंक्शनिंग डिस्टर्ब करने लगती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं एलिमिनेट नहीं कर पाते कि सीवियरिटी को हम रिड्यूस किस तरह से कर सकें। जो हमारे फिजियाट्रिस्ट होते हैं वो बहुत सारे इंटरवेंशंस देते हैं कि किस तरह से पेशेंट की जो लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटीज़ आ रही है या पार्टिसिपेशन के अंदर जो उसकी रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं उसको हम सही तौर से इवेलुएट कर सकें और फिर उनके ऊपर जो है वो ट्रीटमेंट या कोई भी प्लान उनका बना सकें कि वो किस तरह से उनको रिड्यूस किया जा सकता है या उनको प्रॉब्लम से निकाला जा सकता है। कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ इवैल्यूएशन के अंदर द गोल इज टू एम्पावर द इंडिविजुअल टू अटेन द फुलेस्ट पॉसिबल फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बाय मैक्सिमाइजिंग एक्टिविटी एंड पार्टिसिपेशन। क्या होता है कि गोल हमारा क्या होता है कि हम किसी भी इंडिविजुअल को जो भी हमारे रिहैब प्रोग्राम के साथ अटैच होता है हम उसको उसकी फुली पॉसिबल फिजिकल, मेंटल, सोशल, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के ऊपर दोबारा लेके जाएं ताकि वो जो अपनी सारी एक्टिविटीज़ को लॉस कर रहा है उन सारी एक्टिविटी की तरफ अपनी मैक्सिमाइजिंग दे सके और पार्टिसिपेशन दे सके, इस तरह से कि उसकी हम सारी इवैल्यूएशन को इस तरह से सही से अचीव करें कि उसके बाद उसको हम ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाएं तो हमें बहुत आसानी हो। Consequently, the evaluation must assess not only the disease but also the way the disease affect and is affected by the person's family and social environment, vocational responsibilities and economic state, a vocational interest, hopes and dreams. होता क्या है कि जब हम जो है किसी भी पेशेंट को इवेलुएट कर रहे होते हैं, उसके असेसमेंट कर रहे होते हैं, तो वहाँ हमें ये देखना होता है कि उस डिज़ीज़ की वजह से वो किस हद तक इफ़ेक्टेड हो रहा है। यानी ये नहीं सिर्फ कि उसकी अपनी जो है वो पर्सनलाइज के अंदर उसको क्या फिजिकल इम्पेयरमेंट्स आ रहे हैं, किस तरह की चीज़ें वो सफ़र कर रहा है, बल्कि कहाँ कहाँ वो अपनी जो है पर्सनस की जो फैमिली लाइफ है वहाँ पे किस तरह से उसकी जो है लाइफ सफ़र कर रही है, सोशल इन्वायरमेंट के अंदर उसका किस तरह का रोल हो रहा है, वोकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो अपनी पूरी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, इकोनॉमिक स्टेटस उसका कहाँ पहुँच गया और वोकेशनल इंटरेस्ट अब उसके कौन से डेवलप हो गए या उस वोकेशनल इंटरेस्ट को लेकर उसके होप्स और ड्रीम्स जो है वो फुलफिल कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें भी इवैल्यूएशन के अंदर ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी होती हैं। पेशेंट हिस्ट्री हम ऑर्डिनरी जो अंडरटेक करते हैं वो हमेशा हमने देखा है पेशेंट के हम इंटरव्यू से स्टार्ट करते हैं। उसके कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स को, कॉग्निटिव डेफिसिट्स को हम बहुत अच्छे से जो है वो जो है इवैल्यूएट कर सकते हैं ड्यूरिंग उसके इंटरव्यू में। इफ ऑर्डिनरी द पेशेंट हिस्ट्री इज ऑब्टेन्ड इन एन इंटरव्यू ऑफ द पेशेंट, if communication disorders and cognitive deficits are encountered during the evaluation, additional corroborative information must be obtained from significant other accompanying the patient, ठीक।
ये सारी चीज़ें देखना कि वो आपकी जो उसके साथ कम्युनिकेशन हो रही है उसके अंदर सही और वाज़ेह तौर से अपनी बातों को बता रहे हैं या नहीं बता रहा, और अगर इस किस्म की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके साथ कौन-सा ऐसा पर्सन मौजूद है या कौन-सी उसकी जो है क्लोज़ रिलेटिव में से कोई मौजूद है, जो इस तरह की चीज़ों को हमें जो है आइडेंटिफ़ाई करेगा और हम उससे जो है वो पेशेंट की चीज़ें ले सकते हैं। इसके अंदर रिसोर्सेज़ के अंदर उसका स्पाउस या कोई भी फैमिली मेंबर हो सकता है जो कि उसको रिसोर्स के तौर पे उसके साथ हमारे साथ अटैच हो सकता है। चीफ रिपोर्ट्स ऑफ सिम्पटम्स के अंदर द गोल इज इन असेसिंग द chief report of symptoms document the patient primary concern in his or her own words. Patient often report an impairment in the form of a symptom that may suggest a certain disease or group of disease. क्या हो रहा है कि गोल होता है आपका वहाँ पे असेसिंग द चीफ रिपोर्ट, किस तरह से आप पेशेंट की चीफ रिपोर्ट बनाएंगे उसके सिम्टम्स को देखते हुए, क्योंकि जो चीज़ फर्स्टली ऑब्जर्व कर होते हैं वो सिर्फ वो चीज़ होती है जो कि पेशेंट खुद बता रहा होता है, उसके अपने वर्ड से आप सुन रहे होते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम्स हैं। पेशेंट जो है वो किस तरह की अपनी इम्पेयरमेंट को जो है वो डिफाइन करेगा, किस तरह से वो बताएगा कि उसको क्या डिजीज़ है, किस तरह से क्या है, उन सारी चीज़ों को भी हमें ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी होता है। चीफ रिपोर्ट ऑफ इम्पेयर्ड फंक्शन में ऑल्सो बी द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एक्टिविटी लिमिटेशन और पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन। चीफ रिपोर्ट के अंदर ही हम जो है चीज़ को जज कर सकते हैं कि फर्स्टली क्या इम्प्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी लिमिटेशन में आ रही है और पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन उसकी कहाँ-कहाँ से महसूस हो रही है। एक चीज़ और जो हम लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को कवर करते हैं, जहाँ पे हम लोग इवैल्यूएशन या असेसमेंट क्राइटेरिया पे जा रहे होते हैं, वहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा पेशेंट को कीनली ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि हमेशा याद रखिए कि जब भी आप पेशेंट का असेसमेंट या इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं, वहाँ पे हमें पेशेंट की वो सारी चीज़ें तो नोटिफ़ाई करनी होती है जो वो बता रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ हमें वो भी सारी चीज़ें नोटिस करनी होती है जो कि वो नहीं बता रहा है। ठीक है ना? वो सारी चीज़ें क्या होती हैं वो भी हम आगे देखते जाएँगे। A complete of a list of the patient current medication should be obtained, क्या-क्या medications वो ले रहा है, किस तरह की ले रहा है, वो सारी चीज़ें हमें देखना। पॉलीफार्मेसी is commonly encountered in people with chronic disease at times is tracking adverse effect. पॉलीफार्मेसी आप इस तरह से ले सकते हैं कि ये पेशेंट की खुद साख्ता मेडिसिन लेने की एक आदत होती है कि उसको जो भी प्रॉब्लम होती है ना, वो उसके अंदर सोचता है कि मल्टीपल जो है प्रॉब्लम्स के साथ उसको अगर वो प्रेज़ेंट कर रहा है, तो वो हर चीज़ की मेडिकेशन खुद भी लेना शुरू करते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं उसके आस-पास के लोग। सोशली हम लोग जिन लोगों से अटैच होते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि अगर वो किसी सेम प्रॉब्लम का शिकार हैं, तो वो पेशेंट को जो है एडवाइस करना शुरू कर देते हैं, "तुम ये मेडिसिन ले रहे हो? नहीं, नहीं, हम तो इसके साथ मैं तो इस प्रॉब्लम के लिए ये मेडिसिन ले रहा हूँ, ये बहुत अच्छी है, इसका फ़ायदा।" तो पेशेंट बजाए इसके कि उसको फर्स्टली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे, उसको भी अटैच करके उसको भी लेना शुरू कर देता है। ब और इस चीज़ से वो बिल्कुल भी अवेयर नहीं होता कि इसका एडवर्स इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। इस की मुस्तकिल इस्तेमाल से उसके ऊपर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसकी क्रॉनिक डिजीज़ कहाँ पहुँच सकती है। इससे हट के वो सिर्फ़ क्या करता है, पॉलीफ़ार्मेसी अपनी खुद साख्ता फ़ार्मेसी बना लेता है और उसके अंदर अपनी पसंद से मेडिसिन्स अटैच करता रहता है। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन कैन फर्दर इम्पीड कॉग्निशन, साइकोलॉजिकल स्टेट, vascular reflexes, balance, bowel and bladder control, muscle tone and coordination already impaired by the present illness or injury। क्या होता है कि अगर इस तरह की मेडिकेशन की जाती हैं और मुस्तकिल पेशेंट जो है वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी मेडिकेशन अपनी कहना चाहिए जो उसका ट्रीटमेंट है उसके अंदर मॉडिफ़ाई करके अटैच कर लेता है, तो उसकी वज़ह से उसकी ये सारी चीज़ें जो है डिस्टर्ब हो सकती हैं या इनके अंदर कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकती है जिसमें उसके कॉग्निशन पे असर हो सकता है, साइकोलॉजिकल स्टेट के ऊपर, वैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, बैलेंस, बाउल ब्लड कंट्रोल, मसल टोन, कोऑर्डिनेशन, कोई भी चीज़ उसकी इफ़ेक्ट कर सकती है। कभी-कभी बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर जाती हैं, कभी-कभी सारी ही चीज़ें इफ़ेक्ट कर जाती हैं। The history of the present illness should include a record of headedness, which is important in many areas of rehabilitation। होता क्या है कि जो पेशेंट होता है, वो आपको किस तरह का रिकॉर्ड दे रहा है, उसके अंदर से आपको बहुत महारत से वो चीज़ें निकालना होता है कि हिस्ट्री ऑफ प्रेज़ेंट इलनेस क्या है और वो प्रीवियसली क्या दे रहा है और इसको कहाँ पे किस तरह से रिहैबिलिटेशन के अंदर हम अटैच करेंगे। ठीक, अब एनालिसिस जब हम सिम्पटम्स की कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा डेट ऑफ ऑनसेट का ख़्याल रखना पड़ता है कि उसका प्रॉब्लम हो कब से रहा है। करैक्टर एंड सिवियरिटी, क्या वाक़ई वो इस तरह का है कि वो उस प्रॉब्लम के साथ अटैच किया जाए, उसकी सिवियरिटी किस हद तक है, लोकेशन एंड एक्सटेंशन, कहाँ उस एरिया पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हो रहा है, उसकी एक्सटेंशन किस तरह से हुई है, टाइम रिलेशनशिप उसके साथ कितना बन रहा है, कितने अरसे से है, एसोसिएटेड सिम्पटम्स क्या-क्या आ रहे हैं, एग्रीगेट
एंड एलिवेटिंग फैक्टर्स क्या हैं, किस वजह से वो उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कौन-सी चीज़ें जो उसको रिड्यूस कर रही होती हैं। प्रीवियस ट्रीटमेंट और इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे होते हैं उसके, कहाँ किस तरह से उसने लिए हैं और कहाँ से लिए हैं। प्रोग्रेस नोटिंग रिमिशन एंड एक्ज़ार्बेशन क्या चीज़ें उसकी जा रही हैं, किस तरह से उसको फ़ायदा हुआ है प्रीवियस मेडिसिन से या नहीं हुआ है। फंक्शनल हिस्ट्री के अंदर फंक्शनल हिस्ट्री enables to characterize the disabilities that have resulted from disease and to identify remaining functional capabilities। ठीक है? अब हम ये देख रहे होते हैं फंक्शनल हिस्ट्री के अंदर कि कहाँ-कहाँ उसकी डिसेबिलिटीज़ उसको प्रॉब्लम कर रही हैं, उसकी फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ पे असरअंदाज़ हो रही हैं। द एग्ज़ामिनर मस्ट नो not only the functional status associated with present illness but also the primordial level of function। क्या आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि उसकी प्रेजेंट स्टेटस कितना सफ़र कर रही है, उस पे क्या हो रहा है, बल्कि उसके साथ-साथ उसका लेवल ऑफ फंक्शनिंग कहाँ-कहाँ असरअंदाज हो रहा है, क्या चीज़ें हैं जहाँ पे उसको प्रॉब्लम हो रही हैं, किन चीज़ों के साथ वो अटैच था और छूट चुका है और क्या चीज़ें वो आगे मज़ीद नहीं कर पा रहा है, वो सारी चीज़ें भी आपको फंक्शनल हिस्ट्री के अंदर बहुत कीनली ऑब्जर्व करना होता है थ्रू इंटरव्यूज़। Although the specific organization of the activities of daily living varies somewhat, the following elements of personal independence are constant communication, eating, grooming, bathing, toileting, dressing, bed activities, transfers and mobility। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारी जो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग के अंदर बहुत ज़्यादा मेजर पार्ट है जिनका। तो अब ये सारी चीज़ें किस तरह से जो है वो एलिमिनेट करते हैं या किस तरह से उसको हम जज करते हैं, उनके लिए हमें स्पेसिफिक क्वेश्चंस उनके साथ गो थ्रू करके उनको जज करना होता है। ठीक है? प्लीज़ जिसका भी माइक ऑन है वो माइक ऑफ कर दे। थैंक यू सो मच। When obtaining the functional history, the physician may record in a descriptive paragraph the patient's level of independence in each activity। जिस वक्त हम फंक्शनल हिस्ट्री देख रहे होते हैं तो हमें फिजिशियन एज ए फिजिशियन हमें रिकॉर्ड करना होता है हर पैराग्राफ को कि पेशेंट का लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस कहाँ पे है, किस एक्टिविटी के अंदर। ठीक, कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं। इन द क्लिनिकल सिचुएशन दिस एस्पेक्ट्स ऑफ द इवैल्यूएशन blurs the distinction between history and physical examination। It is difficult to interact with a patient in a meaningful way without constantly examining his or her ability to communicate। Significant स्पीच एंड लैंग्वेज डेफिशिएंसीज बिकम ऑब्वियस। अब अगर हमें कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना है या उसकी कम्युनिकेशन को देखना है या उसके अंदर के एहसास उन सब चीज़ों को जानना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा पेशेंट एटलीस्ट स्पीच पे हो। अगर उसकी स्पीच और लैंग्वेज डेफिसिट्स आ रहे हैं किसी भी वजह से तो फिर हमारे लिए उसको जज करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना? कम्युनिकेटिंग एबिलिटीज़ उसकी जितनी अच्छी होंगी। प्लीज़ माइक ऑफ। जी बेटा। अच्छा ठीक। अच्छा ठीक है। इट्स ओके। वॉइस क्लैरिटी आपको यहाँ से तो मेरे पास तो फुल है। ठीक है। ठीक है। ओके, मैं थोड़ा सा स्लो डाउन कर जाती हूँ। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन पे हम लोग थे तो मैं आपको कम्युनिकेशन दोबारा करती हूँ। ठीक है? कम्युनिकेशन के अंदर हम वो सारी चीज़ें देखेंगे जिससे हमें पता चलता है कि हमारा पेशेंट सही तौर से हमसे कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा। उसकी कम्युनिकेशन से ही हम पता चला लेंगे कि उसका थिंकिंग प्रोसेस कैसा चल रहा है, उसका साइकोलॉजिकल स्टेट कैसा है। ये सारी चीज़ें हम बहुत आराम से जज कर सकते हैं। अभी तक हम जितना पीछे पड़ चुके हैं, अगर आपको बहुत तेज़ लगा हो, स्पीड में लगा हो तो कोई इतना प्रॉब्लम की बात नहीं है बेटा। आगे भी हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे से जो है डिफ़ाइन करेंगे, इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम आपको चीज़ें बताते जाएँगे। ठीक है? डिफ़िकल्ट होता है इंटरैक्ट करना पेशेंट के साथ अगर वो सही मीनिंगफुल वे के अंदर आपकी बातों का जवाब नहीं दे रहा, तो उसको एग्ज़ामिन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिग्निफिकेंट स्पीच और लैंग्वेज डेफिशिएंसीज़ जो होती हैं, वो हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाती हैं। ठीक है? Speech and language pathology has provided clinicians with numerous classification systems फॉर स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। क्या होता है कि स्पीच और लैंग्वेज पैथोलॉजीज होती हैं वो हमें क्लिनिशियंस के साथ अटैच होकर उनकी जज कर लेते हैं कि उनकी ये सारी चीज़ें क्यों आ रही हैं, किस तरह से आ रही हैं। वो बहुत सारी डिफरेंट न्यूमरस क्लासिफिकेशन पे जाती हैं कि कौन सा स्पीच डिसऑर्डर या लैंग्वेज डिसऑर्डर
किस उसके अंदर जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कुछ जगहों पे पेशेंट जो है वो सही तौर से बोल नहीं पा रहा होता है, या उसकी स्पीच जो है ब्लर हो रही होती है, या उसकी स्पीच के अंदर कई बार जो है वो अटक अटक कर बोल रहा होता है, तो उसके अंदर डिस्फेजिया भी आ जाता है और दूसरी चीज़ें भी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना डिफरेंट डिफरेंट उसके साथ आ जाती हैं कि स्पीच की बहुत सारे ब्रॉड वे है जहाँ पे पैथोलॉजिस्ट जो होता है उनका वो उसको दे देता है कि वो किस स्टेज पे है और कहाँ पे जो है वो प्लेस कर रहा है, और उसके साथ अटैच होकर किस तरह के उसको कम्युनिकेशन के लिए बेटर जो है वो डीलिंग दी जाएगी और उसका ट्रीटमेंट प्लान आगे क्या होगा। From a functional view, the elements of communication hinge on four abilities related to speech and language. ठीक है, चार वेज हैं जहाँ पे हम बहुत अच्छे से पेशेंट को जज कर सकते हैं उसकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ के ऊपर। उनमें से एक चीज़ आ जाती है लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। सबसे पहले हम पेशेंट की लिसनिंग को ऑब्जर्व करते हैं। जब भी हम पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं इन एनी इवैल्यूएशन और असेसमेंट क्राइटेरिया, वहाँ पे हम इस चीज़ को बहुत आराम से देख सकते हैं कि पेशेंट हमारी वॉइस को क्लियरली सुन रहा है, और अगर सुन रहा है तो क्या वो समझ भी रहा है और क्या उसका फोकस हमारी तरफ है भी या नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पेशेंट से बोलते रहते हैं और उसका फोकस इधर उधर दूसरी जगह पे होता है, जो साफ जाहिर कर होता है कि वो किसी साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट का शिकार है, साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से वो हमें फोकस ही नहीं करना चाह रहा होता, कि वो सुनते हुए भी हमारे ऊपर मुतवज्जह नहीं होता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट वाकई सही तौर से नहीं सुन रहा होता, तो वो हमें चीज़ अलग डिफ्रेंशिएट हो जाती है, क्योंकि अगर पेशेंट सुन नहीं पा रहा होता है, हमें सही तौर से लिसन नहीं कर पा रहा होता, तो वो इस तरह का बिहेवियर शो करता है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अगर के पेशेंट जो है वो हमें फोकस नहीं कर रहा तो भी हमें पता चल जाएगा कि वो साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब है। अगर के पेशेंट हमें सुन ही नहीं रहा तो भी पता चल जाएगा। और कई जगह पे जैसे हमने लास्ट कल की क्लास में बात की थी एडीएचडी, अगर कि हमारे पास कोई पेशेंट एडीएचडी का आता है जहाँ पे आता है अटेंशन, प्लीज क्लास बीच बीच में माइक नहीं खोलिए। अटेंशन डेफिसिट्स हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर पेशेंट को आप बोलना भी चाहें, वो पेशेंट प्रॉपर सुन रहा होता है, उसकी हियरिंग इतनी डिस्टर्ब नहीं होती, उसके बावजूद उसका फोकस आपकी तरफ नहीं होता, तो वो भी उसके साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट को इंडिकेट कर देगा। इसी तरह से हम पेशेंट को रीडिंग करवा के देखते हैं कि वो सही तौर से चीज़ को समझ रहा है, जो कुछ उसके सामने दिया गया रीडिंग के लिए वो उसको रीड भी कर पा रहा है नहीं, और जो वो रीड कर रहा है तो वो स्पीकिंग के साथ कैसे जा रहा है, हमारी बात का सही तौर से जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा, या जो हम सवाल का उससे कर रहे हैं उसका उसी तरह से रेलिवेंट जवाब दे रहा है या कुछ और बात बोल रहा है। ठीक है, इसी तरह से उसकी राइटिंग स्किल्स को भी जज किया जाता है। उससे राइटिंग स्किल्स से ये पता चल जाता है कि उसकी हैंड ग्रिप कैसी है, ये चीज़ भी हम जज कर सकते हैं। उसकी जो क्वालिटी ऑफ राइटिंग है वो किस तरह की है। ठीक है, उसकी जो हैंड्स के अंदर किसी किस्म की कोई शिवरिंग या तो मौजूद नहीं है, तो वो सारी चीज़ें भी हम उसकी कम्युनिकेशन के अंदर जज कर सकते हैं। बाय असेसिंग दीज फैक्टर्स एज वेल एज कॉम्प्रिहेंशन एंड मेमोरी, द एग्जामिनर कैन डिटरमाइन अ पेशेंट्स कम्युनिकेशन एबिलिटीज। ठीक है, सिर्फ असेस हम ये नहीं कर रहे कि उनकी कॉम्प्रिहेंशन या मेमोरी क्या है, इसके साथ साथ हम पेशेंट की टोटल कम्युनिकेशन एबिलिटीज जज कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, हमने जब बात करी इन चारों चीज़ों की तो हम बहुत आराम से देख सकते हैं कि पेशेंट की मेमोरी कैसी है। उससे कुछ इस तरह के सवाल किए जा सकते हैं जो वो अपनी हिस्ट्री से दे सकता है, तो भी हमें पता चल जाएगा कि उसको अपने बारे में सही तौर से नॉलेज है भी या नहीं, या प्रीवियस बातें उसे याद भी हैं या नहीं याद है। रिप्रेजेंटेटिव जो हमारा जो भी फिजियाट्रिस्ट या जो भी इवेलुएटर होगा, वो क्वेश्चन इस तरह से कर सकता है कि डू यू हैव डिफिकल्टी इन हियरिंग, डू यू यूज अ हियरिंग एड, डू यू हैव डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड डू यू नीड क्लासेस टू रीड। ठीक है, ये वो चार क्वेश्चन हैं जो कम्युनिकेशन के हवाले से उस पेशेंट से ज़रूर किए जाएंगे। आगे हम सारे डोमेन के अंदर देखते जाएंगे कि कौन कौन से ज़रूरी क्वेश्चन हैं जो पेशेंट से लाजमी किए जाएंगे और वो कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से होंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे जैसे हमने पूछा है उसकी हियरिंग के बारे में कि क्या उसको कोई मुश्किल पेश आ रही है सुनने में, इसी तरह से क्या वो कोई हियरिंग एड यूज़ करता है, या फिर ये कि उसको रीडिंग जब हमने कराई तो उसको रीडिंग में कोई डिफिकल्टी है, या फिर ये कि वो कोई ग्लास तो यूज़ नहीं करता अपनी रीडिंग हैबिट्स के लिए। ठीक है, इसी तरह से डू अदर फाइंड इट टू हार्ड अंडरस्टैंड व्हाट यू से, क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि जब आप जो कुछ कहना चाहते हैं वो दूसरे नहीं समझ पाते। डू यू हैव प्रॉब्लम पुटिंग योर थॉट्स इनटू वर्ड्स, क्या ऐसा भी है कुछ कि जो आप सोचते हैं वो सही तौर से अल्फाज में बयान नहीं कर पाते। ये चीज़ भी उसकी साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट को करेगी कि उसका थिंकिंग प्रोसेस तो कुछ कर रहा है लेकिन वो सही तौर से उसको अप्रिशिएट डू यू हैव डिफिकल्टी
फाइंडिंग वर्ड्स, क्या ऐसा होता है कि आपको फाइंडिंग वर्ड्स के अंदर कोई डिफ़िकल्टी होती है, आप सही तौर से वर्ड्स नहीं चूज़ कर पाते? तो ये चीज़ भी उसको जज करना, कैन यू राइट, क्या आप आराम से लिख सकते हैं, कैन यू टाइप? ज़ाहिर-सी बात है आज का दौर इस तरह का है कि हम लोग लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर आराम से यूज़ करते हैं, तो हम उससे टाइपिंग एबिलिटीज़ के बारे में ज़रूर क्वेश्चन करेंगे। एंड डू यू यूज़ एनी कम्युनिकेशन एड्स? क्या आप कम्युनिकेशन के लिए कोई एड्स यूज़ करते हैं या नहीं? वो भी हम ज़रूर उससे आइडेंटिफ़ाई करेंगे, ठीक? उसके बाद हम उसकी ईटिंग हैबिट्स के बारे में जानना चाहेंगे, उसके हवाले से क्या-क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। उसमें हम पूछ सकते हैं उससे, कैन यू ईट विदाउट हेल्प? क्या आप आराम से किसी की हेल्प के बगैर खाना खा सकते हैं? डू यू हैव डिफ़िकल्टी ओपनिंग कंटेनर्स और पोरिंग लिक्विड? ज़ाहिर-सी बात है, अगर वो खुद खाना खा सकता है, तो क्या वो अपने खाने के जो इस्तेमाल करने वाले बर्तन हैं या कोई और लिक्विड्स या कोई मिल्क का बॉक्स है या कोई ड्रिंक है, तो क्या वो उसको प्रॉपर्ली ओपन कर सकता है या नहीं? या कैन यू कट मीट? क्या मीट को कट कर सकता है वो आराम से? डू यू हैव डिफ़िकल्टी हैंडलिंग अ फॉर्क, नाइफ और स्पून? क्या उसको फॉर्क, नाइफ या स्पून को यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम होती है? डू यू हैव प्रॉब्लम ब्रिंगिंग फूड और बेवरेजेस टू योर माउथ? क्या वो माउथ तक ले जाने में प्रॉब्लम होती है? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो जो है वो च्यूइंग का उसका इतना इश्यू नहीं है, उसका असल इश्यू जो है ये हो कि वो अपने मुँह तक चीज़ को ले जा ही नहीं पा रहा, उसके हैंड्स के अंदर कोई इश्यू हो रहा हो। तो हम उसकी ईटिंग हैबिट्स के अंदर उसकी इस चीज़ को भी जज करेंगे कि वो सही तौर से अपनी हैंडलिंग भी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, ठीक है? डू यू हैव प्रॉब्लम्स च्यूइंग? अब उससे क्वेश्चन किया गया, क्या उसको प्रॉब्लम होती है कोई च्यूइंग के अंदर? डू यू हैव डिफिकल्टी स्वॉलोइंग विद सॉलिड्स और लिक्विड्स? स्वॉलोइंग के अंदर कोई इश्यू है? चोक हो जाता है, फंदा लग जाना जिसको और कॉमन ज़बान में हम लोग कहते हैं, या ये कि कभी ऐसा होता है कि खाने-पीने में वो जो हम कहते हैं ना, कई बार जो फंदा लगता है उसके अंदर क्या होता है कि दोबारा जो वो ग़िज़ा होती है वो ऐसा लगता है कि जैसे नाक तक आ गई। तो ये सारी चीज़ें उससे पूछें कि डू यू डिग्रेड फूड और लिक्विड थ्रू योर नाउ नोज़? ठीक है? पेशेंट विद नासोगैस्ट्रिक और गैस्ट्रेटमी ट्यूब्स शुड बी आस्क्ड हू हेल्प देम प्रिपेयर एंड एडमिनिस्टर देयर फीड। ज़ाहिर-सी बात है, अगर कोई पेशेंट जो है वो एनजी ट्यूब पे या पैक के ऊपर है, तो भी हम उससे ये ज़रूर पूछेंगे कि वो उसके अंदर उसकी जो फीडिंग होती है वो किस तरह से होती है या कौन कराता है। टाइप, क्वांटिटी एंड स्केड्यूल ऑफ फीडिंग शुड बी रिकॉर्डेड, किस तरह का फीड वो लेता है, क्या टाइमिंग होती है, कितनी क्वांटिटी होती है, वो सारी चीज़ें भी हम उससे ज़रूर अपनी हिस्ट्री के अंदर ऐड करेंगे। ग्रूमिंग में नॉट बी कंसीडर एज इम्पॉर्टेंट एज फीडिंग। ग्रूमिंग के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फीडिंग के हवाले से देखा जाए तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सिक्वेंटली ग्रूमिंग स्किल्स शुड बी ऑफ रियल कंसर्न टू द रिहैबिलिटेशन टीम। क्या होता है कि एक्चुअल में जो आपकी रिहैबिलिटेशन टीम है उसके लिए इसका कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो क्या क्वेश्चन कर रहे होते हैं उसके हिसाब से पता चलता है कि पेशेंट की फिजिकल स्टेटस किस तरह की है, वो किस हद तक अपनी फिजिकल एबिलिटीज़ को यूज़ कर रहा है। इसमें कैन यू ब्रश योर टीथ विदाउट योर हेल्प? कैन यू रिमूव एंड रिप्लेस योर डेंचर विदाउट हेल्प? अपनी जो डेंटल मटीरियल्स वगैरह कोई अगर वो यूज़ करता है तो उनको किसी हेल्प के बगैर रिमूव कर सकता है। डू यू हैव प्रॉब्लम फिक्सिंग और कॉम्बिंग योर हेयर? ऑफ कोर्स, अगर वो हेयरिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको तो इशू बताना। कैन यू अप्लाई योर मेकअप इंडिपेंडेंटली? ज़ाहिर-सी बात है, अगर पेशेंट कोई फीमेल है तो उससे हम मेकअप के बारे में भी आंसर करेंगे कि वो सही तौर से खुद से अपना मेकअप कर लेती है या नहीं। डू यू हैव प्रॉब्लम शेविंग? ज़ाहिर-सी बात है, मेल्स हैं तो शेविंग के बारे में भी क्वेश्चन किया जा सकता है। कैन यू अप्लाई डिओड्रेंट विदाउट असिस्टेंस? डिओड्रेंट या कोई भी परफ्यूम्स वगैरह कोई भी चीज़ हम करते हैं यूज़, तो हम कर सकते हैं। ये भी हमारी सारी जो उसकी फाइन मूवमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर देंगे कि आया उसकी हैंड ग्रिपिंग कैसी है और उसके फाइन मूवमेंट्स वहाँ पे जो परफॉर्मिंग उसकी हो रही है वो प्रॉपर है या नहीं है, या उसके अंदर कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है और वो किस तरफ से जो है वो प्रॉब्लम का शिकार है या कौन से मसल उसके इफेक्टिव हैं। बाथिंग द एबिलिटी टू मेंटेन क्लीनलीनेस also has far-reaching physical and psychosocial implications. Representative questions include, can you take a tub bath or shower without assistance? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कि वो शावर अलोन कर भी सकता है या नहीं कर सकता। डू यू फील सेफ इन द टब और शावर? अगर वो अलोन कर रहा है तो क्या वो अपने आप को फील सेफ महसूस करता है? डू यू यूज़ अ बाथ बेंच और शावर चेयर? कैन यू अकॉम्प्लिश अ स्पंज बाथ विदाउट हेल्प? जाहिर सी बात है, अगर वो स्पंज बाथ रहा है तो क्या वो विदाउट हेल्प कर लेता है उसको? आर देयर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी दैट यू कैन नॉट रीच? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कि कोई पेशेंट ऐसा है कि वो जो है बेंच या चेयर पे बैठ के खुद से जो है वो बाथ ले लेता है, लेकिन क्या होता है कि वो
अपनी फीट तक नहीं पहुँच पाता, या फिर उसको जो बाथिंग के दौरान अगर वो अपने फीट्स को हाथ लगाना चाहे या वहाँ पे उसको सोप आउट करना चाहे तो वो नहीं कर पा रहा, तो वो सारी चीज़ें भी उसकी जजमेंट में आ जाएंगी कि वहाँ पे हमें पता चलेगा कि उसको या तो फील है उसकी कि अफ्रेड ऑफ फॉल है, कि अगर उसने इस तरह से किया तो हो सकता है कि वो गिर जाए, या फिर ये कि उसकी रीचिंग एबिलिटी ही इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो अपने पैरों को छू सके। ठीक, तो इस तरह से हम उसकी सारी चीज़ों को जज कर लेंगे। टॉयलेटिंग टू द cognitively intact patient, incontinence of stool or urine can be psychologically devastating, deficit of personal independence. Ineffective bowel or bladder control has an adverse impact on self-esteem, body image and sexuality, and it can lead to participation restrictions. जाहिर सी बात है, अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसके साथ कॉग्निटिवली जो है वो प्रॉब्लम चल रहा है मुस्तकिल, इनकॉन्टिनेंस और स्टूल और यूरिन का, तो वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाएगा, वो अपनी इंडिपेंडेंस की तरफ नहीं जाएगा, ये डेफिसिट्स आने लगेगा, तो वो वहाँ जहाँ पे उसकी पार्टिसिपेशन है उसमें भी रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, उसकी जो नॉर्मल लाइफ है वो उसके ऊपर जो इफेक्ट करने लगेगी। ठीक, रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन होंगे, कैन यू यूज़ अ टॉयलेट विदाउट असिस्टेंस, क्या वो टॉयलेट रूम अपने विदाउट असिस्टेंस कर पाता है, डू यू नीड हेल्प विद क्लोथिंग बिफोर और आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, सही से वो ड्रेसअप हो जाता है अलोनली आफ्टर यूज टॉयलेट, डू यू नीड हेल्प विद क्लीनिंग आफ्टर अ बाउल मूवमेंट, क्या आप उसकी ये भी हैबिट ज़रूर जानेंगे कि बाउल मूवमेंट में उसकी क्लीनिंग होती है सही तौर से या नहीं होती है, या उसको उसके अंदर भी किसी दूसरे की हेल्प चाहिए होती है, या वो खुद से ये काम कर पाता है। फॉर पेशेंट विद इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर द यूजुअल मैनेजमेंट ऑफ द कैथेटर एंड लैब बैग शुड बी एग्जामिन्ड। जाहिर सी बात है, अगर कोई पेशेंट मुस्तकिल यूरिनरी कैथेटर के साथ है या लैब बैग के साथ है तो हमेशा उसको भी हमें एग्जामिन करना होता है कि वो सही तौर से क्लीन है या नहीं है, या उनके अंदर कोई इन्फेक्शन का चांस तो नहीं हो रहा है। इसी तरह से फेमिनिन हाइजीन के अंदर हम पेशेंट से उसकी सैनिटरी नैपकिन और टैम्पून्स के बारे में भी ज़रूर आस्क करते हैं। ड्रेसिंग के हवाले से हम पेशेंट से पूछेंगे, डिपेंडेंसी dressing can result in a severe limitation to personal independence and should be investigated thoroughly during the rehabilitation interview. ज़ाहिर सी बात है, अगर उसकी डिपेंडेंसी है ड्रेसिंग के लिए तो वो भी हमें ज़रूर जो है रूल आउट करनी है। वहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे, डू यू ड्रेस डेली, क्या आप रोज़ाना कपड़े बदलते भी हैं या नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पता चलता है कि पेशेंट हाइजीनली अपना खुद का कितना ख्याल रखता है, सेल्फ केयर में वो कितना ज़्यादा कॉन्शियस है और कितना नहीं है, क्योंकि अगर वो डेली ड्रेसअप अपने आप को नहीं कर रहा तो मीन्स यहाँ पे भी उसकी कुछ चीज़ें प्रॉब्लम पे जा रही हैं। ठीक है, व्हाट आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग डू यू रेगुलरली वेयर, किस तरह की चीज़ें जो वो रेगुलरली वेयर करता है। डू रिक्वायर असिस्टेंस पुटिंग ऑन अ टेकिंग ऑफ द अंडरवेयर, शर्ट्स, फ्लैग्स, स्कर्ट, ड्रेस कोट, स्टॉकिंग, पैंटीज, शॉर्ट टाइज एंड कोट। ठीक है ना, इस तरह के जो भी उसके ड्रेसेस हैं वो सही तौर से उनको जो है वो पुटिंग ऑन एंड ऑफ कर लेता है या नहीं, या उसको किसी की असिस्टेंस चाहिए होती है। डू यू नीड हेल्प विद बटन, जिपर, हुक, स्नैप्स और स्क्रू लेसेस। जाहिर सी बात है, उसने हो सकता है ड्रेस तो वो कर लेता हो, लेकिन उसको बटन्स जो है वो करना मुश्किल लगता हो, या जिपर्स या हो स्नैप्स और शूलेस इनमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि हमारे जो पेशेंट्स होते हैं जिनको आप जो है पार्किंसंस के पेशेंट कहें, तो वहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली वो अपनी जो एडीएल्स की एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर जो ग्रॉस मोटर फंक्शंस होते हैं वो थोड़ी सी प्रॉब्लम के साथ परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन फाइन मोटर फंक्शंस के अंदर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और उनकी जो फाइन मोटर फंक्शन होते हैं उनके अंदर बटनिंग करना, जिप्स करना, हुक्स लगाना, या इस तरह के शू लेसेस वगैरह पे सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। ठीक है, डू यू यूज़ क्लोथिंग मॉडिफिकेशन, क्या आपको ये भी पूछना ज़रूरी होता है कि क्लोथिंग मॉडिफिकेशन के ऊपर वो जाते हैं या सेम टाइप के कपड़ों के ऊपर वो रहते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम उसकी बेड एक्टिविटीज़ के ऊपर भी ज़रूर क्वेश्चन करेंगे कि व्हेन लाइंग डाउन कैन यू टर्न ऑन टू योर फ्रंट बैक एंड साइड विदाउट असिस्टेंस। ऐसी बात है, पेशेंट लाइंग पोजीशन के अंदर है तो क्या वो लाइंग पोजीशन की सारी जो पोजीशंस हैं उनको कवर कर सकता है या नहीं, कि सिर्फ ऐसा हो कि वो लाइन सुपाइन तो कर रहा है लेकिन उसको टर्न लेफ्ट या राइट के लिए जो है वो हेल्प चाहिए हो, तो भी वो हमें ज़रूर जज करना होता है। कैन यू लिफ्ट योर हिप्स ऑफ द बेड व्हेन लाइंग ऑन योर बैक। जाहिर सी बात है, अगर वो ब्रिज फॉर्म कर लेता है लिफ्ट हिप्स को करके बेड के ऊपर लाइंस पोजीशन में लेटते हुए, तो वो भी हमें आस्क करना ज़रूरी होता है, जो कि हमें बताता है कि उसके कोर मसल्स ऑफ बैक जो है उसके लिए स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, क्योंकि अगर वो ये परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब है कि उसके बैक मसल्स की स्ट्रेंथ कम है। यू नीड हेल्प टू सिट और लाई डाउन, क्या उसको बैठने
या लेटने में प्रॉब्लम होती है कि अगर वो बैठा हुआ है तो आराम से खुद से लेट जाए, या अगर वो लेटा हुआ है तो खुद से आराम से बैठ जाए, तो वो ऐसा कर सकता है, या उसको वहाँ के लिए भी कोई हेल्प की ज़रूरत होती है। डू यू हैव डिफ़िकल्टी मेंटेनिंग अ सीटेड पोज़ीशन? क्या सीटेड पोज़ीशन के अंदर रहने में आपको प्रॉब्लम होती है उसको मेंटेन रखने में? कैन यू ऑपरेट द बेड कंट्रोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हॉस्पिटल बेड? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर उसके लिए कोई सर्जिकल बेड या कोई हॉस्पिटल बेड जो है घर के अंदर भी अरेंज कर दिया गया है और वो इलेक्ट्रिकली मॉनिटर्ड हो सकता है, तो क्या वो उस पेशेंट खुद अपने बेड को मॉनिटर कर पाता है, कंट्रोल कर पाता है या नहीं कर पाता। इसी तरह से हम उसके ट्रांसफर्स के बारे में भी ज़रूर उससे क्वेश्चंस करेंगे कि कैन यू मूव टू एंड फ्रॉम द व्हील चेयर टू द बेड, टॉयलेट, बाथ बेंच, शावर चेयर, स्टैंडर्ड सीटिंग और कार सीट विदाउट असिस्टेंट। इन सारी जगहों पर क्या वो अपने आप को सही तौर से खुद से ट्रांसफ़र कर सकता है या नहीं कर सकता, या इन सारे कामों के लिए भी उसको किसी की असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। कैन यू गेट आउट ऑफ बेड विदाउट डिफ़िकल्टी? क्या वो विदाउट किसी डिफ़िकल्टी के बेड से बाहर हो सकता है? डू यू रिक्वायर असिस्टेंट टू राइज टू अ स्टैंडिंग पोजिशन फ्रॉम आइदर अ लो और अ हाई सीट? ठीक है, क्या ऐसा है कि जब वो जो है वो हाई सीट के ऊपर बैठा हुआ है, तो वहाँ पे अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए उसको असिस्टेंट रिक्वायर्ड हो, या वहाँ से स्टैंडिंग पोजीशन के लिए जाने के लिए उसको कोई हेल्प रिक्वायर्ड हो? कैन यू गेट इन एंड ऑफ द टॉयलेट विदाउट हेल्प? ज़ाहिर सी बात है, जो भी वो टॉयलेटिंग के लिए अपने कमोड वगैरह यूज़ कर रहा है, क्या वहाँ पे भी वो सही तरह से खुद से बैठ जाता है जाके, या वहाँ के लिए भी उसको हेल्प की ज़रूरत होती है? मोबिलिटी, व्हीलचेयर मोबिलिटी, ऑल्दो व्हीलचेयर इंडिपेंडेंस मोर लाइकली देन वॉकिंग टू बी इनहिबिटेड बाय architectural barriers, it provides excellent mobility for the person who is not able to walk। ठीक है, व्हीलचेयर जो है एक बहुत अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए जो कि सही तौर से अपने आप को मोबाइल नहीं कर सकते, तो उनकी मोबिलिटी के लिए उनके लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि वो व्हीलचेयर को अवेयर करें, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर को ले लें या दूसरी व्हीलचेयर को ले लें, और उसके ऊपर अपने आप को टू एंड फ्रो मूव कर सकें। अब जो व्हीलचेयर मोबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर हम पूछेंगे कि क्या वो सही तौर से अपनी व्हीलचेयर को प्रॉपर कर लेते हैं? डू यू प्रॉपरली व्हीलचेयर योरसेल्फ? डू यू नीड हेल्प टू लॉक द व्हीलचेयर ब्रेक्स बिफोर ट्रांसफर्स? क्या उनको ट्रांसफ़र होने के लिए व्हीलचेयर के ब्रेक्स को लगाने के लिए भी किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है? डू यू रिक्वायर असिस्टेंट टू क्रॉस हाई पाइल कारपेट्स, ग्राउंड और इंक्लाइंस इन योर व्हीलचेयर? क्या वो हर तरह की सरफेसेस पर अपनी व्हीलचेयर के साथ मूव आउट कर लेते हैं, या उनको किसी की असिस्टेंस चाहिए होती है? हाउ फार और हाउ मेनी टाइम्स मिनट्स कैन यू व्हील बिफोर यू मस्ट रेस्ट? कितनी देर तक वो व्हीलचेयर के ऊपर रह सकते हैं और उसको चला सकते हैं रेस्ट के बाद? ठीक है, इसी तरह से कैन यू मूव इंडिपेंडेंटली अबाउट योर लिविंग रूम, बेडरूम एंड किचन? वहाँ पे अपनी जो घर के अराउंड उसकी जगह है वहाँ पे आराम से वो मूव ऑन करते रहते हैं, या उसमें थक जाते हैं, या कितनी देर तक वहाँ पे वो आराम से अपनी सारी चीज़ें कर सकते हैं? डू यू गो आउट टू स्टोर्स, रेस्टोरेंट एंड फ्रेंड्स होम्स? क्या आप उस व्हीलचेयर के साथ सारी बाहर की अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? अब एम्बुलेशन अगर हम डायरेक्टली बात करें तो हम तुमसे पूछेंगे कि डू यू वॉक अनएडेड? क्या आप किसी भी एड के बगैर जो है मूव करते हैं या वॉक करते हैं? टू यूज़ अ केन, क्रचेस और वॉकर टू वॉक, या फिर आप इनमें से कोई भी वॉकिंग एड जो है वो यूज़ करते हैं? ठीक है, हाउ फॉर हाउ मेनी मिनट्स कैन यू वॉक बिफोर यू मस्ट रेस्ट? रेस्ट करने के बाद कितना टाइम है जो आप आराम से वॉक कर सकते हैं, अपने आप को एम्बुलेट कर सकते हैं, कितना फार तक आप जा सकते हैं? ठीक है, व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम गोइंग फर्दर? और वो क्या चीज़ है जो आपको मज़ीद मूव ऑन होने से रोकती है? क्या आपका फटीगनेस लेवल इतना ज़्यादा आ जाता है, या आपका जो है वो साँस फूलने लगता है, या फिर ऐसा होता है कि आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है? ठीक है ना? ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके पेशेंट को जो है ना वो सफोकेट कर रहा हो, ये सारी चीज़ें कि हमें वहाँ जज करना होता है कि वो क्या चीज़ है जो आपके पेशेंट को प्रॉब्लमैटिक कर रही है। जो आपका पूरा इवैल्यूएशन का प्रोसेस है उसके अंदर हम हर छोटी-छोटी चीज़ से जो है ना वो सारी चीज़ें निकाल लेते हैं कि कहाँ-कहाँ उस पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है। सिर्फ़ वजह ये नहीं है कि एम्बुलेट होने में वो वॉक नहीं कर पा रहा तो शायद उसके लोअर लिम्ब के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी, या उसके लोअर लिम्ब के मसल्स वीक होंगे, या कि उसकी नी जॉइंट के अंदर प्रॉब्लम्स है, या कि वो किसी ऑस्टियोआर्थराइटिस का शिकार है जिसकी वज़ह से वो सही तौर से जो है वो मोबिलिटी पे नहीं जा रहा है, उसके रीढ़ थक रहे हैं। नहीं, हो सकता है कि उसकी इस तरह की कोई और प्रॉब्लम हो रही हो जिसकी वजह से वो मज़ीद जो है वो गोइंग फर्दर नहीं जा पा रहा।
ठीक है ना? जिस वक़्त हम रिहैबिलिटेशन की इवैल्यूएशन करेंगे तो उन सारी चीज़ों को जज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पेशेंट के साथ सिर्फ़ कोई फ़िज़िकल इश्यू नहीं है, उसके साथ कोई ना कोई सिस्टमैटिक इश्यू भी आ रहा है। तो उन चीज़ों को कवर देने के लिए भी हम इन क्वेश्चन से उसकी इवैल्यूएशन कर सकते हैं। डू यू फील अनस्टेडी और डू यू फॉल? क्या ऐसा होता है कि आपको लगे कि आप बैलेंस में नहीं है या आप गिर जाएँगे? कैन यू गो अपस्टेयर्स एंड डाउनस्टेयर्स अनअसिस्टेड? आप स्टेयर्स आराम से चढ़ सकते हैं, जा सकते हैं ऊपर-नीचे, ये सवाल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। डू यू गो आउट टू स्टोर्स, टू रेस्टोरेंट, टू फ्रेंड्स होम्स? अपनी सोशल लाइफ़ उसकी किस तरह की है, वो सब जगह जा सकता है। कैन यू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन? क्या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूसेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन होते हैं। अब्रॉड के अंदर ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा हाईली इसको जो है वो कंसर्न पे देखा जाता है कि अगर कोई पेशेंट डिसेबल है तो उसके लिए कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें वो की जाती हैं कि वो आराम से मूव ऑन हो सके। लेकिन अगर आप अपने मुल्क का, अपने शहर का तज्ज़िया करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अक्सर हम लोग देख रहे होते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे डिसेबल लोग होते हैं, जो कि हमारी नॉर्मल बसेज़ के अंदर नॉर्मल लोगों की तरह सफ़र करने पर मजबूर होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कहीं भी किसी भी लेवल पर डिसेबल लोगों के लिए कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। कोई भी बस अगर किसी ब्लाइंड को रोकनी हो, वो बेचारा किसी आस-पास खड़े हुए लोग का सहारा लेता है, फिर वो बेचारा चीख-चीख कर बोलता है, जो उसका साथ जो उसको असिस्टेंस दे रहा होता है कि भाई बस रोकना है, ये बेचारा अंधा है, इसको बस में बिठाना है। इसी तरह से अगर आप ट्रेन्स की तरफ चले जाएँ तो आपको कहीं पे भी कोई प्रॉपर ऐसे नहीं मिलेगा जगह जहाँ पे कोई इस तरह से जो है वो रैंप हो या कोई इस तरह, क्योंकि अगर व्हीलचेयर पे पेशेंट है तो उसको किस तरह से वहाँ पे एम्बुलेट करा दिया जाए, किस तरह से उसको मूव ऑन करा दिया जाए या ट्रेन में सवार करा दिया जाए, इस तरह से कोई चीज़ हमारे यहाँ नहीं की जाती। तो हमें तो हर हालत में जहाँ-जहाँ हमारे डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन सब चीज़ों के ऊपर वर्कआउट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते और हमारे पास ऑपरेशन ऑफ अ मोटर व्हीकल, किस तरह की मोटर व्हीकल्स को वो ऑपरेट कर लेता है, वो सारी चीज़ें हमें जानना। क्या उसके पास सबसे बड़ी बात वैलिड ड्राइवर लाइसेंस है या नहीं है? ड्राइविंग लाइसेंस अगर होगा तो वो सही तौर से सबसे पहले ड्राइविंग के साथ अटैच हो सकता है, ठीक है? उसके बाद क्या उसकी अपनी खुद की कार है? क्या वो कार को मूव ऑन कर लेता है सोशली? ड्राइव कर सकता है हैवी ट्रैफिक के अंदर या लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, या कितनी देर ड्राइव कर सकता है? लो लाइट्स हो तो वो कर सकता है, आफ्टर सनसेट अगर उसको लगे कि लाइट्स कम है तो वो सही तौर से कर सकता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनका जो है वो साइट का इश्यू होता है, जो ड्राइविंग तो कर सकते हैं लेकिन वो कहते हैं कि आफ्टर सनसेट जो है वो हमें सही तौर से प्रॉपर आगे जो है वो नज़र नहीं आता, या ये कि सामने से दूसरी तरफ से आती हुई गाड़ियों की लाइट्स हैं तो बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लमैटिक करती हैं, जिसकी वजह से हमारा विज़न डिस्टर्ब होता है और हम प्रॉपर ड्राइविंग नहीं कर पा रहे। तो हो यहाँ पे इशू उसकी किसी फिजिकल इम्पेयरमेंट का नहीं होगा, यहाँ पे इशू उसकी साइट का होगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि हमें ये चीज़ फ़ौरन जज हो जाएगी कि पेशेंट की विज़न की डिस्टर्बेंस की वजह से वो जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस या सनसेट के बाद जो है वो ड्राइविंग कवर नहीं कर पा रहा, बजाय इसके कि हम उसको उसकी किसी इम्पेयरमेंट की तरफ, फिजिकल इम्पेयरमेंट की तरफ जज करें, ठीक है? इसी तरह से डू यू यूज़ हैंड कंट्रोल और अदर ऑटोमोबाइल मॉडिफिकेशन? क्या अगर वो कोई इस तरह की गाड़ी यूज़ कर रहा है जो स्पेसिफिकली उसके लिए डिज़ाइन हुई है, तो उसके बारे में जानना। हैव यू बीन इन्वॉल्व इन एनी मोटर व्हीकल एक्सीडेंट और रिसीव एनी साइटेशन फॉर इम्प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ अ मोटर व्हीकल सिंस योर इलनेस और इंजरी? ये बात भी पूछना ज़रूरी है कि वो किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का शिकार तो नहीं हुआ था जिसकी वजह से उसकी ये इलनेस या इंजरी कॉज हुई है, या उसकी वजह से कोई प्रीवियसली उसको इंजरी या इलनेस कोई कॉज हो चुकी है। उसके बाद हम उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में जाएंगे, जहाँ पे हम उसके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कार्डियोपल्मोनरी डिसऑर्डर और मस्कुलर डिसऑर्डर्स को भी वर्कआउट करेंगे या सॉर्ट आउट करेंगे कि इनमें से कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो उसके साथ प्रॉब्लम दे रही हो, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो उसने कभी पहले सफ़र की हुई और अब वो उनसे कवर हो चुका है, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि हमारे पेशेंट जो है वो स्ट्रोक के साथ आता है और हम उसकी जब न्यूरोलॉजिकल हिस्ट्री या उसको जज करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसकी कहीं पीछे हिस्ट्री के अंदर टीआईए का जो है वो अटैक भी हो चुका है। टीआईए अटैक ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक होता है। हम इंशाल्लाह जब स्ट्रोक की रिहैबिलिटेशन पढ़ेंगे तो हम इसको थोड़ा सा वहाँ पे डिटेल करेंगे, ठीक है? रिव्यू ऑफ सिस्टम्स हम उसके सारे देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो उसके सारे आ रहे हैं वो किस वजह से उसके सिम्टम्स हैं, हेड या नेक पे उसके जो सिम्टम्स हो रहे हैं वो किस तरह के हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम सिम्टम्स उसके कौन से हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स कौन से हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स कौन से हैं,
जेनेटरी सिस्टम सिम्टम्स कौन से हैं? मस्कुलोस्केलेटल, न्यूरोलॉजिकल, फिर साइकियाट्रिक, एंडोक्राइन और डर्मेटोलॉजिकल। जो मैंने आपको पीछे इतनी बड़ी लंबी लिस्ट दी क्वेश्चंस की, उसके अंदर मैंने बीच-बीच में वक्तन-फ़वक्तन आपको बताया कि कौन से क्वेश्चंस आपको क्या चीज़ें जज करने पे वो कर सकते हैं। तो वहाँ पे जब हम लोग जज कर लेंगे क्वेश्चंस के दौरान, तो हम इन सब चीज़ों को बहुत आराम से रूल आउट कर सकते हैं कि वहाँ पे उसकी क्वेश्चनिंग से हम लोग उसको जो है वो आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि पेशेंट इस वजह से किसी दूसरे सिम्टम्स का शिकार हो रहा है और उसको क्या-क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पे नज़र आ रही हैं। पेशेंट प्रोफाइल के अंदर हम उसके साइकोलॉजिकल और साइकियाट्रिक हिस्ट्रीज़ ज़रूर लेंगे, उसकी लाइफ़स्टाइल देखेंगे किस तरह का है, वो डाइट किस तरह की ले रहा है, कोई अल्कोहल या ड्रग्स की एडिक्शन तो नहीं है उसके साथ। इसके अलावा सोशल हिस्ट्री में उसकी फैमिली और होम के अंदर उसकी जो है वो पार्टिसिपेशन किस तरह की है और वो वहाँ पे किस तरह से मूव ऑन हो रहा है। वोकेशनल हिस्ट्री उसकी एजुकेशन और ट्रेनिंग किसके ऊपर हुई है, वर्क हिस्ट्री प्रीवियस उसकी क्या थी, वो क्या काम करता रहा, उसके फाइनेंसेस क्या हैं, इश्यूज़ उसके किस तरह के हैं। फैमिली हिस्ट्री ज़रूरी होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे बहुत सारे इश्यूज़ जो हेरिडिटरी जो हमारे साथ आ रहे होते हैं, उससे हमें पता चलता है कि हमारी फैमिली के अंदर कोई प्रॉब्लम रही है या नहीं रही है। और इसी के साथ वो असेस करता है कि हेल्थ ऑफ द पीपल इन द पेशेंट्स होम सपोर्ट सिस्टम किस तरह का, आपके घर में कोई और प्रॉब्लम के अंदर तो नहीं है, कोई और बीमार तो नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा पेशेंट जो है साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब होता है सिर्फ इस वजह से कि उसके घर में मज़ीद कोई और जो पेशेंट है वो बीमार होता है, या किसी पेशेंट की जो है वो तीमारदारी करते-करते उसको जो है वो खुद किसी प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है। साइकियाट्रिक इश्यूज़ जो होते हैं इस मामले में बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं और वो जो है वो आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा भी देते हैं। द फैमिली हिस्ट्री कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई हेरिडिटरी डिजीज़ इन द फैमिली and to assess the health of people in the patient's home support system. Knowledge of the health and fitness of the spouse and other family members can dismissal planning, ठीक है ना। अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी जो सारी प्रॉब्लम को एड कर रहा होता है, ठीक है। द मेजर फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम क्या करेंगे? द मेजर सेगमेंट्स ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन आर वाइटल साइंस एंड जनरल अपीयरेंसेस, ठीक है। उसके अंदर आप इंटीग्रामेंट्री और लिम्फेटिक सिस्टम को देखेंगे, हेड, आइज, ईयर्स, नोज, माउथ, थ्रोट, नेक, चेस्ट, हार्ट, पेरिफेरल वेस्कुलर सिस्टम्स, एब्डोमेन, जेनेटरी सिस्टम, रेक्टम, मस्कुलोस्केलेटल, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन फंक्शन, यानी वो सारी चीज़ें जो आप जो है फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर जज करेंगे, तो ये सारे वो चीज़ें आ जाती हैं जहाँ पे आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करनी पड़ेंगी कि उसके किसी भी जहाँ उसकी किसी स्किन पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, उसके लिम्फेटिक्स के अंदर कोई इशू तो नहीं नज़र आ रहे, हेड की उसकी सर्कमफ्रेंस कैसी है, उसकी विजन कैसा है, उसके हेयरिंग ईयर्स वगैरह में कैसी है, कोई और कोई हमें जो है वो यानी कहना चाहिए कोई बॉयल वगैरह कोई इस तरह की चीज़ नज़र ना आ रही हो, उसकी ब्रीदिंग की, उसकी थ्रोट, नेक, चेस्ट, सारी चीज़ें हम इन सब चीज़ों को फंक्शनली उसको जज करेंगे। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो उसका मेन सिस्टम आ जाता है, जहाँ पे हमें इंस्पेक्शन देखनी होगी उसकी कि उसके जो पार्ट ऑफ बॉडी अफेक्टेड है उसके ऊपर कोई और स्कार या कोई और प्रॉब्लम या कोई प्रेशर सोर तो नज़र नहीं आ रहा है। पैल्पिटेशन करके देखेंगे उसकी जो वहाँ पे वेन्स वगैरह कोई चीज़ें वहाँ पे पैल्पेबल है या नहीं है। रोम असेसमेंट देखेंगे, उसकी रेंज ऑफ मोशन किस तरह की है, पेशेंट की रेंज ऑफ मोशंस के अंदर कोई लिमिटेशंस तो नहीं है। जॉइंट स्टेबिलिटी असेसमेंट करेंगे, जॉइंट स्टेबिलिटी अच्छी है या नहीं है, या ऐसा तो नहीं है कि हाइपर मोबिलिटी हुई है जिसकी वजह से उसकी जॉइंट लैक्सिटी बढ़ गई है, या कि ये कि स्टिफनेस और उसकी वहाँ पे जो है टोन जो है वो हाइपर एक्टिव हुई है जिसकी वजह से पेशेंट के जॉइंट के ऊपर जो है वो कॉन्ट्रैक्चर कोई नर्व फॉर्म हो गया हो, या ये कह सकते हैं कि वहाँ पे मूवमेंट के अंदर लिमिटेशंस आ रही हैं। मसल स्ट्रेंथ टेस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। मसल टेस्टिंग हम लोग करते हैं डिफरेंट ग्रेड्स के साथ, जो कि 5 ग्रेड्स होते हैं, 0 to 5। 0 को हम कहते हैं नो फ्लिकर, जहाँ पे कोई भी टोन मौजूद नहीं होती, और 5 पे हम कहते हैं गुड ग्रेड, जहाँ पे उसकी एबिलिटी जो है वो फुल रेजिस्टेंस के साथ वो परफॉर्म अपनी सारी मोबिलिटी कर लेता है, ठीक है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम उसका कितना अच्छा और कितना एक्टिव होता है, ये हम इस तरह से इसको पूरा जज कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपके क्विज और टेस्ट आ जाते हैं, जिसके अंदर आपको हम सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि कॉन्करेंट यूज़ ऑफ मल्टीपल मेडिकेशन बाय अ पेशेंट इज़ नोन एज। प्लीज़ इस